नमस्कार। आज बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। आखिर इसमें इतनी देर क्यों हो रही है? और सबसे ज़रूरी बात, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए, आज इसी को ज़रा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी असल में बढ़ेगी तो बढ़ेगी कब। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1.1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की। सोचिए, 50 लाख से ज़्यादा तो कर्मचारी हैं और करीब करीब 69 लाख पेंशन भोगी। इन सबकी जिंदगी इस एक फैसले पर टिकी है। अब देखिए, कहानी में ना एक पेंच है। मतलब कागज पर तो लग रहा है कि नया पे स्केल बस आने ही वाला है, लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चलिए जरा इन दो अलग अलग टाइमलाइन के खेल को समझते हैं। तो जरा इस पर नजर डालिए। जो ऑफिशियल डेट है वो है जनवरी 2026, लेकिन पैसा हाथ में आते आते जनवरी 2028 हो जाएगा। मतलब पूरे 2 साल का गैप। ये फासला बहुत बड़ा है। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई इतनी लंबी देरी आखिर हो क्यों रही है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि राजनैतिक कैलेंडर में छुपा हुआ है। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक्सपर्ट मंजीत पटेल का विश्लेषण देखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पे कमीशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, हर एक कदम सीधे सीधे देश के बड़े बड़े राज्यों के चुनावी माहौल से जाके जुड़ रहा है। मतलब साफ है, ये जो टाइमलाइन है ना, ये इशारा कर रही है कि घोषणाओं का टाइम एकदम सेट करके रखा गया है। दिल्ली, फिर बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़े राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर ही तय हो रहा है। जाहिर है, वोटरों को लुभाने के लिए। और मंजीत पटेल तो इस पर कोई लाग लपेट नहीं रखते। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, और ये उनका डायरेक्ट कोट है। सरकार इसे चुनावों में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये देरी एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी खींचतान और देरी की असली कीमत चुका कौन रहा है? जाहिर है, एक आम कर्मचारी। चलिए अब ये देखते हैं कि उसकी जेब पर इसका असर कितना और कैसे पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 18 महीने की देरी। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका मतलब है कि एक लेवल 8 के कर्मचारी को सीधा सीधा 3.5 से 4 लाख रुपए का नुकसान। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये नुकसान होता कैसे है? देखिए, खेल है अलाउंसेस का। आपको एचआरए और टीए जैसे भत्तों पर कोई एरियर मतलब पुराना बकाया नहीं मिलता। तो सरकार जितनी देर करेगी, भत्तों पर उनका उतना ही पैसा बचेगा। तो एक तरफ कर्मचारी का नुकसान और दूसरी तरफ सरकार की बचत। चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के दिल पर, यानी कि फिटमेंट फैक्टर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो एक नंबर है जो तय करेगा कि आपकी नई सैलरी कितनी होने वाली है। तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक मल्टीप्लायर है। आपकी जो अभी की बेसिक पे है, उसे इस फैक्टर से गुणा कर दिया जाएगा और बस बन गई आपकी नई बेसिक पे। और इसीलिए इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे होना सैलरी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और जायज बहस छिड़ी हुई है, परिवार की परिभाषा को लेकर। देखिए, अभी तक परिवार का मतलब गिना जाता है कर्मचारी, खुद, जीवन साथी और 2 बच्चे, बस। लेकिन मांग यह है कि भाई जिन पर माँ बाप भी निर्भर हैं, उनका क्या? उनकी देखभाल का खर्चा कौन गिनेगा? तो मांग है कि उन्हें भी इस यूनिट में शामिल किया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग सिनेरियो हैं। अगर फैक्टर 2.13 रहता है तो समझिए कुछ नहीं मिला। 2.64 मिलता है तो बस नाम के लिए बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर ये 2.80 से ऊपर जाता है, तब जाकर कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है जो महंगाई के इस दौर में सच में कुछ मदद करेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या कर्मचारी यूनियनें बस हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सारे मुद्दों को देखते हुए वो कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। उनकी टॉप 4 मांगे क्या हैं? पहली, जैसा हमने बात की, परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 की जाए, यानी माता पिता को शामिल किया जाए। दूसरी, जो इंश्योरेंस कवर सिर्फ 30,000 का है, वो आज के ज़माने में क्या है, उसे कम से कम 15 से 30 लाख किया जाए। तीसरी, मेडिकल अलाउंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। और चौथी, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्हें हेल्थ स्कीम चुनने का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कहानी है, तो रुकिए। इसका असर एक लहर की तरह पूरे देश के राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि सेंटर एक बेंचमार्क तय कर देता है, फिर राज्य सरकारें उसे फॉलो करती हैं, लेकिन अक्सर और भी ज्यादा देरी के साथ।
और नतीजा ये होता है कि करोड़ों कर्मचारी इस इंतजार में फंसे रह जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कई राज्य तो आज भी 6वें वेतन आयोग पर चल रहे हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, 8वें वेतन आयोग का भविष्य आखिर किस तराजू पर तौला जाएगा? एक तरफ है कर्मचारियों का असल कल्याण और दूसरी तरफ है चुनावी गणित। ये फैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।